हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के विकास के दूसरे भाग को। पहले भाग में हमने 1885 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास से लेकर 1908 तक पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी तक हमने अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। तो 1909 से शुरू करते हैं। तो राजनांदगांव में 1909 को सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। 1909 में राजनांदगांव में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए यह पुस्तकालय स्थापित की गई थी। इसके स्थापनाकर्ता थे ठाकुर प्यारेलाल और उनके सहयोगी थे पंडित राजूलाल शर्मा और पंडित छबीलाल चौबे। तो याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके डेट को लेकर क्वेश्चन आ चुका है और इसके संस्थापक और उनके सहयोगियों के नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके स्थापनाकर्ता थे और उनके सहयोगी थे पंडित राजूलाल शर्मा और पंडित छबीलाल चौबे। यह जो पुस्तकालय थी, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि शिक्षित वर्ग जो कि उस पुस्तकालय में आते थे उनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया जा सके। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना के बाद अगला देखेंगे बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, जो कि 1912 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी GRN मुधोलकर ने। बांकीपुर में हुए इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन में रायपुर से वामन राव लाखे, रतन चंद बागड़ी, पंडित रविशंकर शुक्ल, बाबू राव दानी ने भाग लिया था एवं लोहरसी से पंडित श्याम सुंदर तिवारी, मुंगेली से पंडित राम गोपाल तिवारी और गजाधर साव एवं बिलासपुर से बद्री प्रसाद साव सम्मिलित हुए थे। तो मैं इनका नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ। रायपुर से वामन राव लाखे, रतन चंद बागड़ी, पंडित रविशंकर शुक्ल और बाबू राव दानी थे तथा लोहरसी से पंडित श्याम सुंदर तिवारी, मुंगेली से पंडित राम गोपाल तिवारी, गजाधर साव और बिलासपुर से बद्रीधर साव सम्मिलित हुए थे। इस 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के बाद प्रांतीय राजनीतिक परिषद अधिवेशन को देख लेते हैं, जिसका आयोजन हुआ था 1915 को नागपुर में। इस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, जो कि बिलासपुर क्षेत्र के थे। उनके द्वारा दोनों ही दलों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई थी। इस अधिवेशन में CP एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन समिति का गठन किया गया था और इसकी कार्यकारिणी में रायपुर के CM ठक्कर को शामिल किया गया था। इस एसोसिएशन के स्थायी सदस्यों में श्री DN चौधरी, राव साहब दानी, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे रायपुर से सम्मिलित हुए थे एवं बिलासपुर से श्री नागेंद्र नाथ डे, मुंशी अकबर, ठाकुर मनमोहन सिंह, त्रियंबक राव देहनकर और कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री शामिल हुए थे एवं दुर्ग से 2 सदस्य नलिनीकांत चौधरी और घनश्याम सिंह गुप्त इसके स्थायी सदस्य थे। इसके बाद देख लेते हैं कि होम रूल आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रसार किस प्रकार होता है। तो होम रूल आंदोलन की शाखाएं जो है वह मध्य प्रांत के रायपुर में खोली गई थी 1917 को एवं रायपुर में इसकी स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी। उनके सहयोगी थे लक्ष्मण राव उदगीरकर, मूलचंद बागड़ी और पंडित माधवराव सप्रे। वहीं बिलासपुर में होम रूल लीग की स्थापना की थी ई राघवेंद्र राव, गजाधर साव, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी और अंबिका प्रसाद वर्मा के द्वारा। तो बिलासपुर के होम रूल लीग शाखा के जो प्रमुख नेता थे वे थे ई राघवेंद्र राव और रायपुर के होम रूल लीग के प्रमुख जो नेता थे वे थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इन 2 नामों को याद रखिएगा। और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह प्रमुख नेता रहे। इसके बाद देख लेते हैं दुर्ग में। तो दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त जो थे वे प्रमुख होम रूल लीग शाखा के नेता रहे थे। इसके बाद प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन देख लेते हैं, जो कि 26 अगस्त 1917 को रायपुर में स्थापित हुई थी एवं इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। इस प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में सदस्य के रूप में द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और लक्ष्मण राव उदगीरकर सम्मिलित हुए थे। तो फिर से मैं इनका नाम रिपीट कर देता हूँ।
प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन जो कि रायपुर में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर हरि सिंह गौर और इसके सदस्य थे द्वारिका प्रसाद तिवारी, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और लक्ष्मण राव उदगीरकर। इस अधिवेशन या सम्मेलन में होम रूल लीग का प्रचार गांव और कस्बों तक करने के लिए तथा स्वराज फंड में धनराशि इकट्ठा करने के लिए प्रचार प्रसार कर फंड इकट्ठा करने हेतु महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। इसके बाद अगला प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होता है रायपुर में ही, जो कि 30 और 31 मार्च 1918 को होता है। यह 6वां प्रांतीय सम्मेलन होता है। इस 6वें प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं हरिदास और इसके स्वागत अध्यक्ष होते हैं श्री DN चौधरी। इस सम्मेलन को संचालित करने में कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये रहते हैं राय बहादुर DN चौधरी और पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे। तो ये जो रायपुर के स्थानीय नेता होते हैं, इनका सम्मेलन आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जैसे कि DN चौधरी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे और वामन राव लाखे। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता के रूप में बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर E राघवेंद्र राव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र, पंडित रामदयाल तिवारी और घनश्याम सिंह गुप्त की प्रमुख भूमिका रहती है। इस सम्मेलन में सरकार की लगान वसूली नीति एवं होम रूल लीग के विरुद्ध जो सरकार की कठोर नीतियां होती हैं, उनके विरोध में आयोजन होता है एवं उनके विरोध में इसमें प्रस्ताव पारित करवाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलनों को। तो तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन धमतरी तहसील में होती है और इसका आयोजन होता है 17-18 मई 1918 को। इस सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं पंडित माधवराव सप्रे एवं सदस्य के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, दाऊ डोमर सिंह और मोहम्मद हकीम सदस्यता करते हैं, यानी कि सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, तो धमतरी तहसील में राजनीतिक सम्मेलन होता है मई 1918 को। यह एक तहसील स्तरीय सम्मेलन होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं पंडित माधवराव सप्रे, सदस्य होते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, दाऊ डोमर सिंह और मोहम्मद हकीम। तो इन नामों को आप याद रखिएगा। 1918 में हुए इस अधिवेशन में ब्रिटेन को युद्ध में सहयोग देने संबंधी विचारों पर विमर्श किया गया एवं स्वराज्य संबंधी विषय पर चर्चा की गई एवं राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित कराया गया। 1905 में स्वराज आंदोलन के समय जो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार अभी राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद अगली बैठक होती है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, जो कि दिल्ली में होती है। यह 26 जनवरी 1918 को होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। इसमें छत्तीसगढ़ से सदस्य के रूप में E राघवेंद्र राव और CM ठक्कर भाग लेते हैं। इसमें 1918 में भारत के मंत्री मोंटेग्यू रहते हैं। वे विभिन्न प्रांतों का दौरा करते हैं एवं मध्य प्रांत से प्रतिनिधि मंडल के रूप में नियुक्त जो व्यक्ति होते हैं वे उनसे मिलने जाते हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में पंडित विष्णुदत्त शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, RN मुधोलकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, गंगाधर राव और बैरिस्टर CM ठक्कर भी शामिल होते हैं। इसके बाद 1919 के प्रमुख काला कानून यानी कि रोलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो रोलेट एक्ट के विरोध में 1919 को रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, जांजगीर, दुर्ग और राजनांदगांव में स्थानीय कांग्रेस नेताओं के द्वारा सभा आयोजित किया जाता है एवं जुलूस निकाला जाता है। तो वे कौन कौन से जगह हैं? तो ये हैं रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, जांजगीर, दुर्ग और राजनांदगांव, जहाँ पर सभाओं का आयोजन कर जुलूस निकाला जाता है। 30 मार्च रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। बिलासपुर में वामन राव खान खोजे, डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र, वंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ठाकुर छेदीलाल एवं डॉक्टर E राघवेंद्र राव के द्वारा आम हड़ताल का आयोजन किया जाता है। ये सभी
काला वस्त्र धारण करके पश्चिमी घाट में स्नान करते हैं एवं जुलूस निकालते हुए शनिचरी बाजार तक पहुंचते हैं। शनिचरी बाजार में यह जुलूस इकट्ठा हो जाती है और सभा का रूप धारण कर लेती है। इस सभा में ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा इस सभा को संबोधित किया जाता है एवं ओजस्वी भाषण रोलेट एक्ट के विरुद्ध दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा किया गया था, इसके विरुद्ध में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो 19 अप्रैल 1919 को खंडवा में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है जिसमें छत्तीसगढ़ की ओर से रविशंकर शुक्ल एवं ई राघवेंद्र राव हिस्सा लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि धमतरी में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन होता है जो कि 1919 में होता है। धमतरी के इस द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं दादा साहब खापर्डे एवं पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, पंडित रामदयाल तिवारी, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्ता, ठाकुर छेदीलाल और महंत लक्ष्मी नारायण दास इस सम्मेलन में सदस्य के रूप में हिस्सा लेते हैं। धमतरी जिले में हुए इस द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन में कुछ नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जो कि धमतरी क्षेत्र के स्थानीय नेता होते हैं। ये होते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य में आयोजित किसान मजदूर सभा को। इस जो मजदूर सभा का आयोजन था वह फरवरी 1920 में किया गया था। राज्य में माघी पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले इस मेले में एक वृहद किसान सभा का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित विष्णुदत्त शुक्ल ने। इस आयोजन को करने में पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल एवं माधवराव सप्रे का विशेष योगदान रहा। इसके साथ ही इस मजदूर सभा के द्वारा मजदूरों एवं किसानों के मध्य राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जन जागरण फैलाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन का छत्तीसगढ़ में योगदान। जैसा कि हम खिलाफत आंदोलन के विषय में जानते हैं कि तुर्की के राजा को खलीफा कहा जाता था एवं भारत के मुस्लिमों के जो मन में उनके प्रति भी अत्यधिक श्रद्धा थी, परंतु अंग्रेज़ों के द्वारा तुर्की के राजा से खलीफा के पद को छीन लिया गया एवं उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें सिंहासन से हटा दिया जाएगा, यानी कि पद से हटा दिया जाएगा। इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन भारत में प्रारंभ होता है। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17 मार्च 1920 को एक राजनीतिक सम्मेलन होती है और एक खिलाफत समिति गठित की जाती है जिसे राष्ट्रीय नेता असगर अली के द्वारा संबोधित किया जाता है। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल कहते हैं कि अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे वरन अब हम कट्टर हिंदुस्तानी बन गए हैं। रायपुर के अतिरिक्त बिलासपुर में भी खिलाफत समिति गठित की जाती है। इसमें प्रमुख नेता के रूप में वजीर खां, अकबर खां और हाफिज हकीम खां रहते हैं। इसके बाद देखते हैं जिला राजनीतिक सम्मेलन जो कि 1920 में हुआ था। 1920 में प्रथम सम्मेलन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, उसके बाद बिलासपुर और उसके बाद दुर्ग में आयोजित हुआ था। तो मार्च 1920 को जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था रायपुर में, 11 मई 1920 को हुआ था बिलासपुर में, और बिलासपुर के जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर मुंजे ने। एवं दुर्ग के राजनीतिक सम्मेलन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बिलासपुर के जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उसमें डॉक्टर ई राघवेंद्र राव के द्वारा ओजस्वी भाषण दिया गया था जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रोलेट एक्ट के संबंध में निंदा की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह कंडेल नामक एक गांव जो कि धमतरी तहसील के निकट स्थित था, यहाँ पर सन 1920 के जुलाई माह में आंदोलन यानी कि सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। हुआ क्या था कि ब्रिटिश शासनकाल में रुद्री माडमसिल्ली बांध बनाए गए थे एवं रुद्री से नहर निकाली गई थी जिसके द्वारा गांवों के सभी किसानों की सहमति होने पर नहर से पानी दिया जाता था और उनसे 10 वर्ष का अनुबंध कराकर निश्चित नहर कर लिया जाता था, यानी सिंचाई कर वसूला जाता था। परंतु उस वर्ष कंडेल गांव के निवासियों के द्वारा जुलाई माह में नहर के जल का प्रयोग नहीं करने के निश्चय हुआ एवं उन्होंने नहर के जल का प्रयोग
नहीं करना चाहा। कुछ अंग्रेज भक्त अधिकारियों के द्वारा कूटनीति का परिचय दिया जाता है एवं ज़बरदस्ती नहर के पानी को छोड़ दिया जाता है। इससे किसानों के खेतों में पानी भर जाता है, परंतु यह ईश्वरीय कृति होती है कि उसी दिन रात के समय मूसलाधार बारिश होती है एवं खेत पानी से भर जाते हैं। परंतु अधिकारियों के द्वारा किसानों पर नहर से पानी चोरी करने का आरोप लगाया जाता है एवं उन पर 4,305 रुपये का हर्जाना आरोपित किया जाता है। अंग्रेज़ों एवं सिंचाई विभाग के इस हर्जाने से ग्रामवासियों में असंतोष फैल जाता है एवं सितंबर 1920 को कंडेल ग्राम एवं धमतरी तहसील के प्रमुख नेताओं की एक सभा आयोजित की जाती है, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। सभी किसान एवं प्रमुख नेताओं के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी भी किसान के द्वारा यह नहर कर नहीं दिया जाएगा। इस पर अंग्रेज़ों एवं विभाग के द्वारा उनके पशुओं की कुर्की कर ली जाती है एवं किसानों से कहा जाता है कि यदि वे नहर कर नहीं देते हैं तो उनके जो पशु थे उनको बेच दिया जाएगा। जो द्वारा उनके पशुओं को विभिन्न पशु बाजार में ले जाकर बेचने का प्रयास किया जाता है, परंतु धमतरी तहसील के किसानों के मध्य एकता स्थापित होती है, इसीलिए किसी भी किसान द्वारा उन पशुओं को नहीं खरीदा जाता है। पशुओं को एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार तक ले जाने के मध्य पशुओं की भूख एवं प्यास से मृत्यु हो जाती है। यह सत्याग्रह दिसंबर माह तक चलता है एवं दिसंबर माह में धमतरी क्षेत्र के स्थानीय नेता सुंदरलाल शर्मा एवं अन्य नेताओं के द्वारा गांधी जी से पत्र व्यवहार कर उन्हें इस सत्याग्रह के नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाता है एवं पंडित सुंदरलाल शर्मा दिसंबर 1920 को गांधी जी को लेने के लिए कलकत्ता रवाना होते हैं। इसी समय सत्याग्रहियों की अडिगता एवं गांधी जी के आगमन की खबर सुनकर रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कंडेल गांव पहुंचते हैं एवं किसानों के एवं सिंचाई विभाग का पक्ष सुनते हैं एवं यह निर्णय लेते हैं कि उन पर आरोपित सभी नहर कर वापस ले लिया जाए। अतः किसानों को निर्दोष घोषित करके कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है एवं उन्हें उनके पशु वापस लौटा दिए जाते हैं। इस प्रकार गांधी जी के आगमन के पूर्व ही धमतरी सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है, परंतु पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लेने कलकत्ता रवाना हो गए होते हैं। अतः गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है और वे असहयोग आंदोलन में समर्थन हेतु छत्तीसगढ़ आते हैं एवं असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा, जो कि दिसंबर 1920 में होता है। महात्मा गांधी कलकत्ता से 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आते हैं और उनके साथ होते हैं मौलाना शौकत अली। वे जनसभा को संबोधित करते हैं, जो कि वर्तमान में गांधी चौक रायपुर के नाम से जाना जाता है। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और गांधी जी असहयोग आंदोलन के महत्व को लोगों को समझाते हैं, जिस पर व्यापक जन समर्थन भी उन्हें प्राप्त होता है। रायपुर से गांधी जी मोटर कार से धमतरी और कुरुद पहुंचते हैं। धमतरी पहुंचने पर मकई चौक में गांधी जी का जनसमूह द्वारा स्वागत किया जाता है, यानी कि जामू हुसैन के बाड़े में उनके भाषण का प्रबंध किया जाता है। महात्मा गांधी के भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, अतः उस भीड़ में महात्मा गांधी का प्रवेश दुभर हो जाता है। अतः उमर सिंह नामक एक व्यापारी के द्वारा उन्हें कंधे पर बिठाकर मंच तक ले जाया जाता है एवं मंच पर पहुंचते ही बाजीराव कृदंत ने धमतरी नगरवासियों की तरफ से गांधी जी को 501 रुपये की थैली प्रदान की एवं गांधी जी धमतरी में श्री नारायण राव मेघावाले के घर ठहरे। गांधी जी अगले ही दिन रायपुर के लिए रवाना हुए एवं रायपुर में आकर उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। यह प्रथम मौका था जब गांधी जी महिलाओं को संबोधित करते हैं। रायपुर में गांधी जी का यह सभा आनंद समाज लाइब्रेरी के प्रांगण में आयोजित होता है एवं यहाँ पर गांधी जी द्वारा महिलाओं को तिलक स्वराज कोष में आर्थिक सहायता देने हेतु अपील की जाती है एवं वहाँ उपस्थित महिलाओं के द्वारा 2000 रुपये मूल्य के सोने चांदी के गहने एवं रुपये एकत्रित करके दिए जाते हैं।
इस सभा के बाद गांधी जी नागपुर अधिवेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं।